हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9 साइंस की सैम्पल पेपर 2 को। सैम्पल पेपर फर्स्ट में हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देखे थे वही सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी रहेंगे। तो अगर आप सैम्पल पेपर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिए एंड उसके बाद पेपर 2 से कंटिन्यू कीजिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बोली थी कि मैं टोटल 3 सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगी और तीनों सैम्पल पेपर जो है वो आपको दो दो पार्ट में मिलेंगे। तो ये सैम्पल पेपर 2 का पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स, इनमें से क्या प्लांट सेल्स में नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर राइबोसोम्स। तो यहाँ पे आप याद करो कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे टिक करना है ऑप्शन बी सेंट्रोसोम। ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं द कॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ये किस चीज़ की वजह से होता है? उसके मास की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, या फिर मास और वेलोसिटी दोनों की वजह से, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसके मास की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया जो हम लोग देखते हैं वो उसके मास की वजह से देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए मास। देन थर्ड क्वेश्चन है साउंड इज। साउंड क्या है? सब्सटेंस है, एनर्जी है, या फिर सब्सटेंस और एनर्जी दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है? यहाँ पे आप याद करो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनर्जी। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ आपसे पूछा है एड्स इज कॉज्ड बाई। एड्स जो है वो किसके वजह से कॉज होता है? अब अगर आपको इसका पता होगा कि HIV की वजह से ये कॉज हो रहा था। HIV जो कि वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है, ना तो बैक्टीरिया, ना फंगस, ना हेलमिंथ। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द मोलिकुलर वेट ऑफ CH3OH ईस। अब इसका आपको मोलिकुलर वेट बताना है। मोलिकुलर वेट हम लोग को पता है, सारे एटॉमिक वेट्स को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन है, प्लस साथ में आपके पास में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और उसके बाद फिर एक ऑक्सीजन है, एंड फिर एक हाइड्रोजन एटम है। टोटल इतने आपके पास में एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। अब हर एक का मोलिकुलर वेट आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा। तो कार्बन का होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो टोटल हो जाएगा 3, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस फिर इस हाइड्रोजन का होता है 1। अब जब आप इनको टोटल करोगे तो देखो 12 प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा? यहाँ पे 16 ही हो जाएगा, और प्लस फिर से एक बार 16 दिया है तो 16 प्लस 16 32। तो आंसर हो जाएगा A32U, या फिर AMU भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। देन आते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ आपसे पूछ रहा है 5 क्वेश्चंस हैं वो भी, और 5 मार्क्स के, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट वाले पेपर के इंस्ट्रक्शंस में बताई थी। तो डैश इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हम लोग को पता है कि एटम जो है वो इन तीनों पार्टिकल से मिलके बना है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एटम। देन इसके बाद SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई। तो ये दिए थे RH विटेकर, तो वो आप यहाँ लिखोगे। देन अ डिजीज़ कॉज्ड बाई इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स के वजह से जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ का नेम भी अगर लिखते हैं तो भी सही होगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। तो ये आपको याद करना है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और वहीं एक और याद करो फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, वहाँ पे लिखना है NaHCO3, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन आते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, तो वो आप याद करना। देन मैच द फॉलोइंग। तो दो कॉलम्स दिए हैं A एंड B, और इनको आपको आपस में मैच करना है। फर्स्ट दिया है आइसोबार। आइसोबार के लिए हम लोग को पता है ये वो सब्सटेंस है जिसका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो आंसर यहाँ पे आप B में मैच करोगे, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देन एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है वो कोल का एक टाइप है, 4 टाइप्स ऑफ कोल पढ़े थे, तो ये हो जाएगा आपका कोल। देन न्यूटन। न्यूटन दिए थे लॉस ऑफ मोशन, तो वो यहाँ आ जाएगा। देन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए थे चैडविक, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है वहाँ मैच कर देंगे। एंड लास्ट में बच रहा है वर्क, और यहाँ जूल, और ऐसे भी आपको पता है वर्क को जूल में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। तो मैच द वाली फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो ईजी ही रहते हैं। देन आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बोल रहा है मेक द फूड चेन ऑफ कुटुमसर केव। अब कुटुमसर केव के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक फूड चेन आपको बनाना है।
तो वहाँ पे हम लोग स्पेशलिटी क्या पढ़े थे, कुटुमसर केव्स में कानी मछली रहती थी, एक टाइप की फ़िश है जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है। तो उसी से रिलेट करके आप बनाओगे यहाँ पे फूड चेन। तो सबसे पहले डेड ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके प्राइमरी लेवल पे आएंगे, देन सेकेंडरी लेवल में कानी मछली यानी कि जो फ़िश थी वो, अब इसको इस नेम से इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके आइज़ जो हैं वो छोटे छोटे थे। एंड देन इसके बाद थर्ड लेवल पे यहाँ पे आएगा बैट जो कि इस फिश को कंज्यूम करता है। तो ये बन गया फूड चेन ऑफ कुटुमसर केव। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का डेफिनेशन आपको बताना है। तो ऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जिसका जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और ये ह्यूमन ईयर के थ्रू यहाँ पे मतलब ये हम लोग जो है वो सुन सकते हैं, तो ह्यूमन ईयर में वो हर्ड हो सकता है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं ऑडिबल साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ऑडिबल साउंड इज द रेंज of sound waves that can be heard by human ear, typically between 20 hertz to 20,000 hertz. Then fourth question है why is chloroplast called the kitchen of cells। तो किचन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ये आपको बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल बोलते हैं बिकॉज इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में ही तो कैरी आउट होता है ना, इसी में ही तो वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो वही कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है यूजिंग सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो कि प्लांट्स का फूड है। देन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, यहाँ पूछ रहा है हाउ डज वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर पुल्स हिज हैंड्स बैक वाइल कैचिंग फास्ट मूविंग बॉल। तो जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर किसी फास्ट मूविंग बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड्स को पीछे की तरफ क्यों पुल करता है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर वो बॉल को कैच करता है ना, तो वो क्योंकि बॉल वो बहुत स्पीड से आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसके हाथ में जब पड़ेगा तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है इसको कम करने के लिए, जो फोर्स उसके हाथ पे लग रहा है उसको कम करने के लिए, ताकि उसको इंजरी कम हो, और ये सारा कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसीलिए क्रिकेटर अपने हैंड को पीछे पुल करता है ताकि इंजरी कम हो और जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। देन आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डेफिनेशन आपको बताना है। तो न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस क्या है, तो किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये ऑब्वियसली इसी चार्ज को यहाँ पे शो करेगा क्योंकि दूसरा वाला न्यूट्रल है यहाँ पे। Then seventh question explain the difference between balanced and unbalanced forces। इन दोनों फोर्स के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो the force which do not bring any change in an object when applied on it are called balanced forces। मतलब वो दोनों फोर्स जो जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, बट द फोर्स विच चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब कि वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर दे वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, जो बैलेंस्ड फोर्स है वो इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट होता है इन डायरेक्शन। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ से आप जितना प्रेशर लगा रहे हो उतना ही प्रेशर ये ऑब्जेक्ट भी का भी लग रहा है आपके ऊपर, तो ऑब्वियसली ये मूव होगा ही नहीं अपनी जगह पे। तो ये दोनों फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर आप इसको बहुत तेज़ प्रेशर लगा रहे हो और ये आगे मूव हो जा रहा है, यानी कि ये जितना प्रेशर लगाया था वो कम था और आपका लगाया हुआ प्रेशर ज़्यादा था, तो ये ऐसा प्रेशर या फिर ऐसा फोर्स जहाँ पे अनइक्वल है और जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है और डायरेक्शन जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अपोजिट ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा एक बुक जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो जितना फोर्स टेबल लगा रहा है उतना ही बुक भी लगा रहा है, इसलिए बुक जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में जब आप पुश करते हो किसी मूविंग बॉल को उसको स्टॉप करने के लिए, तो वो जो मूव होता हुआ आ रहा था वो एक फोर्स लगाया आपके ऊपर एंड आप भी एक फोर्स लगाए उसके ऊपर, और अल्टीमेटली वो बॉल जो है वो स्टॉप हो गया, यानी कि जो फोर्स आप लगाए थे वो ज़्यादा था, तो दोनों फोर्स यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। देन आते हैं हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे, यहाँ बोला है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल। नर्व सेल का एक डायग्राम बनाना है। तो लेबल डायग्राम है तो ये सारी लेबलिंग्स आप करोगे यहाँ पे, एंड इसके अलावा नीचे हमेशा मेंशन करना है कि आप किस चीज़ का फिगर बनाए हो। तो ये फिगर ऑफ अ
नर्व सेल, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देन आते हैं 9th क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है मेक फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। तो जो हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड पढ़े हैं लेसन में, सर आपको पढ़ाए हैं पूरा, तो वहाँ को यूज़ करके, उस क्रिस क्रॉस मेथड को यूज़ करके आपको फार्मूलाज बताने हैं आयरन सल्फेट के, सोडियम क्लोराइड के और कॉपर नाइट्रेट के। तो पहले आयरन सल्फेट बनाते हैं, तो हम लोग सिंबल लिखेंगे, आयरन के लिए Fe और सल्फेट के लिए SO4। देन वैलेंसीज लिखेंगे, तो Fe का होता है 2 और SO4 का भी होता है 2। इन्हीं को ही हम लोग को क्रॉस करना होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा FeSO4, क्योंकि जब आप देख रहे हो दोनों में 2 है तो Fe में भी 2 लिखोगे और SO4 के बाहर में भी आप यहाँ पे 2 लिखोगे, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। या फिर डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ 4 होता, तो हम लोग इसको डिवाइड करके 1 और 2 कर देते, तो डिविजिबल होता है तो वो उसको डिवाइड कर देते हैं और जो फाइनल वैल्यू आता है वो उसका फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन हाँ, आयरन का एक और यहाँ पे वैलेंसी होता है, आयरन 2 वैलेंसी शो करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी 3 लूँ, आयरन का एक वैलेंसी 3 भी होता है, उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 3 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ आएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा Fe2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ तो आयरन सल्फेट था तो आयरन के लिए कोई भी वैलेंसी ले लिए। अगर फेरस सल्फेट आता है तो वैलेंसी 2 लेंगे और ये फॉर्मूला बनेगा। अगर फेरिक सल्फेट आता है तो वैलेंसी 3 लोगे और ये वाला फॉर्मूला बनेगा। देन सेकंड क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के लिए Na और क्लोराइड के लिए Cl, ये फॉर्मूला हो गया दोनों का या फिर सिंबल। देन वैलेंसीज लिखेंगे, तो दोनों का 1 1 होता है और क्रॉस करोगे तो NaCl बनेगा। देन आते हैं थर्ड में कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट के लिए, कॉपर के लिए Cu और नाइट्रेट के लिए NO3। कॉपर का होता है 2 वैलेंसी और नाइट्रेट का होता है 1। इनको क्रॉस करोगे तो CuNO3 होल ट्वाइस। ये हो गया कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला। देन आते हैं अब 10th क्वेश्चन में। यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के हेल्प से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है। नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे देखा जाता है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na जो है वो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज शोज दैट इट हैज़ लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे +1 चार्ज आया है, तो सोडियम Na से Na+ बना है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो आपका ये प्रोसेस हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ऑक्सीडेशन। देन 2Cl-, तो ये बैलेंस करने के लिए 2 है, अगर नॉर्मली अभी आप लोगे कि Cl के ऊपर माइनस चार्ज है और उससे वो Cl फॉर्म कर रहा है, तो दैट सिंपली मीन्स कि ये नेगेटिव चार्ज अगर चला गया है, दैट मीन्स कि ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ किया था तब जा करके ये नेगेटिव चार्ज इसका हटा था, तो Cl- से Cl फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देन वो प्रोसेस जहाँ पे आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिले उसको बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कि यहाँ देखो Zn2+ लिखा है, Zn2+ में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो वो Zn फॉर्म कर लेगा। या फिर वही सेम जैसे हम लोग Na के लिए लिखे थे, तो Na+ में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने दें तो ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको लॉस और गेन के अकॉर्डिंग ही बताना है। इसके अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग ये भी बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसी का ही उल्टा रिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं और हमेशा साथ में ही चलते हैं। देन आते हैं अब 11th क्वेश्चन में। An athlete completes one round of a circular track of radius 7 meter in 44 seconds. How much distance will he cover after 1 minute? तो एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक का राउंड लगा रहा है और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 44 सेकेंड्स लगते हैं। अब ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस है 7 मीटर। तो अब आपको बताना है कि 1 मिनट्स के बाद वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फिलहाल आपको रेडियस पता है 7 मीटर है, तो सर्कुलर ट्रैक्ट में जब वो एक राउंड लगाया तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना इस सर्कुलर ट्रैक्ट का सरकमफेरेंस होगा, तो हम लोग निकालेंगे सरकमफेरेंस इस सर्कल का, इस सर्कुलर ट्रैक्ट का। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr। तो 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7 और रेडियस हम लोग देख लिए 7 मीटर है तो वो लिख दिए। ये 7 और ये 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है ना, 22/7 है और मल्टीप्लाइड बाई 7 है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। अब आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आया 44 मीटर।
अब आप यहाँ पे देखो उसको 44 सेकेंड लगे थे एक राउंड करने में, और एक राउंड जो है वो 44 मीटर का ही है जो अभी यहाँ पे निकाले। तो 44 सेकेंड्स में 44 मीटर्स, दैट सिंपली मीन्स कि उसको एक सेकेंड में 1 मीटर कवर करने का उसका स्पीड है। तो जब वो 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है और आपको बताना है 1 मिनट में कितना किया, तो 1 मिनट में तो 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, दैट सिंपली मीन्स 60 सेकेंड्स में 60 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 60 मीटर। देन 11th क्वेश्चन से आपको इंटरनल ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो यहाँ पे और मैं आपको अनदर ऑप्शन दिया है जहाँ पे लिखा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 meter per second square in an object of mass m2. If both the objects are tied together, how much acceleration will this force produce in them? तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है m2। जब m1 पे ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन कॉज हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जब m2 में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉज हुआ है। नाउ जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यानी कि m1 और m2 को एक साथ टाई कर दिया जाए, उस केस में जब फिर से ये फोर्स हम लोग लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। अब आप यहाँ पे यूज़ करो फॉर्मूला मास इक्वल्स फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का, जो हम लोग पढ़े हैं F इक्वल्स टू m इंटू ए, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में भी 5 न्यूटन है और सेकंड में भी 5 न्यूटन है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग लिखेंगे फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन, मास को लिखेंगे m1 और एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करो और m1 का वैल्यू निकालो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड में आएगा, तो 5/8 kg आ गया m1 का वैल्यू। देन केस 2 में सेम वही 5 न्यूटन का फोर्स का वैल्यू है, मास के लिए हम लोग लिख देंगे m2 और एक्सेलरेशन 24। अब फिर से अब m2 के टर्म्स में लिखेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो m2 यहाँ 1 लिखा हुआ है इसको करेक्ट कर लेना, m2 कितना हो जाएगा अब 5/24 kg। नाउ नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है, हम लोग को दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को टाई अप कर देना है। तो जब दोनों को हम लोग टाई कर देंगे उस केस में क्या देखने के लिए मिलेगा कि ऑब्वियसली मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, इतना करना है आपको। तो m1 का वैल्यू है 5/8 वो लिए, प्लस m2 का वैल्यू है यहाँ पे 5/24, तो वो लिए, दोनों को ऐड करना है आपको। तो आप क्या लिखिए 5/8 प्लस 5/8 प्लस 5/24 ये लिए। अब आपको ऐड करना है तो ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आप इन दोनों का एलसीएम तो 24 आएगा, फाइंड करके देखना। देन अब आपको इस 8 को 24 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 8 3 ज़ा 24 एंड यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, तो ऊपर आप लिखोगे 15 प्लस ये वाला 5, तो ये एलसीएम से आया 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20, तो आपका m का वैल्यू आता है 20/24, जो कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। नाउ अब इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो एक्सेलरेशन के टर्म्स में, क्योंकि हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन। अब हम लोग को मास मिल गया है दोनों ऑब्जेक्ट को टाई करने के बाद, दोनों को टाई करने के बाद ये मास है और फोर्स वही पहले वाला है 5 न्यूटन। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास, इधर आएगा तो अपॉन में, तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ना फोर्स है 5, तो हम लोग 5 लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 20/24 से। तो फिर आप लिख लो यहाँ पे 5/20/24। अब इन टर्म्स को हम लोग जब ऊपर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/1 मल्टीप्लाइड बाई 24/20, क्योंकि अपॉन में है तो ऑब्वियसली जब ये ऊपर आएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट ये आया। नाउ ये तो डिविजिबल है 5 से, 5 की टेबल में ये कितने बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा। अगेन यहाँ पे ये डिविजिबल है 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, तो ये 6 टाइम्स में आएगा। तो आंसर आपका आ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ अ डिसीज इज बेटर देन इट्स ट्रीटमेंट, गिव वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो प्रिवेंशन, किसी भी डिसीज़ का जो प्रिवेंशन है वो उसके ट्रीटमेंट से बेटर है, इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसके इंपॉर्टेंस को बताना है, इस स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंस को। तो पहले स्टेटमेंट लिख देंगे कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज बेटर देन इट्स ट्रीटमेंट। नाउ वी शुड मेंटेन हाइजीन एंड टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड इलनेस, मतलब कि
आपको बीमार होने से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको डिसीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से आपको पेन भी होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, टाइम वेस्ट होगा, साथ ही में आपका वर्क भी हैम्पर होगा और ट्रीटमेंट के बाद भी आपके बॉडी में कुछ डैमेज जो हैं वो परमानेंटली रह जाएंगे। और अगर यही ट्रीटमेंट आपको टाइमली नहीं मिलता है तो ये डिज़ीज़ आपके लिए फैटल भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो है। पोलियो के वजह से बोन्स जो हैं वो डिफ़ॉर्म हो जाते हैं, जिसके वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकता है अगर उसको सही टाइम पे क्योर नहीं किए तो। और अगर क्योर कर भी दिए हैं तो बोन्स जो डिफ़ॉर्म हुए थे वो रह जाते हैं वैसे ही, यानी कि कुछ हद तक ठीक होंगे, कहीं न कहीं थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो रह ही जाएगा। हेंस ये प्रूफ होता है कि ये बेटर है कि जो चिल्ड्रन होंगे उनको पोलियो का ड्रॉप्स जो है वो रेगुलरली दिया जाए, यानी कि प्रिवेंशन जो है वो ट्रीटमेंट से बेटर है। तो ये हो गया आपका आंसर विद एग्जाम्पल, मतलब एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। देन 12th क्वेश्चन में आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेगा ही। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ इम्यूनिटी, हाउ डज इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आपसे पूछ रहा है इम्यूनिटी क्या है, वो हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए। तो इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी का एबिलिटी है टू फाइट या फिर रेसिस्ट इन्फेक्शंस बाय फाइटिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इम्यूनिटी क्या है, हमारे बॉडी का एबिलिटी, तो इम्यूनिटी इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट इन्फेक्शंस बाय फाइटिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलनेस एंड हेल्प्स मेंटेन गुड हेल्थ। हमको इलनेस से बचाता है और साथ ही में गुड हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जिसके पास होगा उसको फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस या फिर डिसीजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन वीक इम्यून सिस्टम जिसको होगा उसको डिसीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। अब एग्जांपल के साथ बताना है तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को पोलियो वैक्सीन दिया जाता है तो वो उसके इम्यून सिस्टम जो होता है वो उस वायरस को, एक्चुअल में वैक्सीनेशन क्या होता है, आपको पर्टिकुलरली जिस चीज़ का वैक्सीन दिया जा रहा है ना उसी का ही वायरस आपके बॉडी में इंजेक्ट किए। तो पोलियो वायरस आपके बॉडी में स्मॉल अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है। जब ये वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये पोलियो वायरस है और वो उसके साथ में फाइट करता है। नाउ वही सेम चीज़ आपको फिर से दिया जाता है तो बॉडी तुरंत रिकॉग्नाइज कर देता है कि ये वही एक्सटर्नल फैक्टर है जो पिछली बार बॉडी में आया था, तो इस बार वो और ज़्यादा स्ट्रांगली उसके साथ फाइट करता है। तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे उसको पहचान लेता है कि ये हार्मफुल है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रांगली उसके साथ वो फाइट करेगा। नाउ जब एक पर्सन को बाद में कभी लाइफ में पोलियो वायरस जो है वो कहीं ना कहीं से उसके बॉडी में अगर एंटर होता है तो उसके इम्यून सिस्टम को अच्छे से पता है कि ये क्या है, उसका एक तरह से आप बोल लो कि उसका एनिमी है और उसको उससे फाइट करना है। तो वो स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और उस पोलियो को, मतलब उस वायरस को आपके बॉडी में डेवलप नहीं होने देगा, जिसकी वजह से गुड हेल्थ जो है वो आपका मेंटेन रहेगा। तो ये होता है इम्यून सिस्टम और उसके सारे इफेक्ट्स आपके बॉडी में, जो पूरा एक्सप्लेनेशन है विद एन एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ आपके इस वीडियो को। नेक्स्ट वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। वो वीडियो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।